नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ पीबी फिनटेक की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा। हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में एंड ऐसे कौन से रीजंस है जिनकी वजह से जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में तब से हमें स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिला है। साथ ही में इनके फाइनेंशियल्स को भी हम डिस्कस करेंगे एंड उसी के साथ इनका जो फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो कैसा हो सकता है, वो सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीबी फिनटेक तो इसमें मेजरली दो कंपनीज हैं, पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार। तो जो पॉलिसी बाजार की सब्सिडरी कंपनी है वो है पैसा बाजार। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलिसी बाजार की तो इनका बिजनेस क्या है एंड ये कैसे पैसे कमाते हैं। तो पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर है। ये डिफरेंट इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंसेस होती हैं वो अपने पोर्टल्स पे प्रोवाइड करते हैं एंड यूजर को एक ऑप्शंस मिलते हैं कि आप डिफरेंट इंश्योरेंस से कोई भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे उसको कंपेयर कर सके। एंड ये अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस इनके पोर्टल पे आपको मिल सकती है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। तो अगर आप बात करें कि ये पैसे कैसे कमाते हैं तो जब भी आप इनकी वेबसाइट से कोई पॉलिसीज खरीदते हैं तो पर पॉलिसी जो सोल्ड होती है उसका इनको एक मार्जिन अमाउंट मिलता है एंड वहां से इनकी इनकम जनरेट होती है। अगर आप बात करें दूसरी कंपनी की जो कि है पैसा बाजार, तो पैसा बाजार का काम ये है कि ये आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं एंड साथ ही में क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर सर्विसेज। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं एंड आपकी एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए एंड अगर आपके लिए कोई क्रेडिट कार्ड है तो वो कौन सा आपके लिए भी सूटेबल रहेगा। तो अगर अब हम बात करें इन कंपनीज के बारे में इंडिविजुअली तो सबसे पहले अगर हम देखें पॉलिसी बाजार को तो पॉलिसी बाजार इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस है एंड ऑनलाइन जितने भी एग्रीगेशंस होते हैं उनमें इनका 90% के अबव मार्केट शेयर है एंड अंटिल Q3 FY21 इन्होंने 24.6 मिलियन पॉलिसीज को सोल्ड किया है एंड एज ऑफ Q3 FY22 9.6 लाख की इंश्योरेंस प्रीमियम पर मंथ ये कलेक्ट करते हैं एंड FY21 में जो इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने जनरेट किया था वो 4,755 करोड़ था एंड ईयर ऑन ईयर इन्होंने 68% का ग्रोथ दिखाया एंड जो 4 व्हीलर मोटर असिस्टेड ट्रांजैक्शन है इनकी वहाँ पे ये 55% जो है वो अनअसिस्टेड रहती है एंड 2 व्हीलर में 99% अनअसिस्टेड रहती है एंड एज ऑफ FY22 इनके जो इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं वो ग्रो होके 48 से 51 हो चुके हैं। तो अगर अब हम बात करें पैसा बाजार की तो पैसा बाजार इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल मार्केट प्लेस है फॉर कंज्यूमर क्रेडिट। 2.7 करोड़ की अराउंड इनकी मंथली विजिट्स होती हैं, 15 लाख मंथली इंक्वायरीज होती हैं रिगार्डिंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स के लिए एंड इन्होंने अभी तक 8,460 करोड़ का जो लोन है वो डिस्पर्स किया है एंड इन्होंने 60 पार्टनर्स के साथ अक्रॉस बैंक्स एंड NBFCs एंड फिनटेक्स के साथ इनके रिलेशंस हैं थ्रू जिससे ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं एंड बेस्ड ऑन डिसबर्सल्स इनका 53.7% मार्केट शेयर है एंड 2.6 करोड़ जो कस्टमर्स हैं उन्होंने पैसा बाजार को यूज करके अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया है एंड एवरी 4 सेकेंड्स ये एक न्यू कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको इनके बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ आइडिया आया होगा। अगर अब बात करें हम कि इनका फ्यूचर ग्रोथ कैसा हो सकता है, क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं, तो अगर यहाँ पे आप डाटा देखें तो जब हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो इंडिया में स्टिल अभी भी सबसे ज्यादा वाइडेस्ट गैप है। इसका मतलब ये कि अगर इंडिया में जितना भी जो हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है उसमें से जो 65% है वो खुद के पॉकेट से होता है। वहीं अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे देखें तो चाइना में ये जो है वो 36% है, यूके में 15%, ब्राजील में 44%, थाईलैंड में 12% एंड USA में 11%। तो जो बाकी का एक्सपेंडिचर होता है यहाँ पे वो थ्रू इंश्योरेंस होता है एंड यहाँ पे स्टिल इंडिया में बहुत ग्रोथ आने वाले टाइम में है जहाँ पे जो यह आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ये हमें डिक्लाइन होते हुए जरूर दिखेगा। एंड अगर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो अगर आप देखें मोर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप तो यहाँ पे इंडिया में जो करेंटली 94% का गैप है, वहीं पे अगर आप और कंट्रीज देखें ऑस्ट्रेलिया में 37%, जापान में 66%, सिंगापुर में 62%, हांगकांग में 76%। तो जो टर्म इंश्योरेंस है उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट की जा सकती है एंड एज लोगों को इंश्योरेंसेस के बारे में आइडिया आ रहा है एंड इंश्योरेंसेस की इनको इम्पोर्टेंस पता चल रही है तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में एक ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। अगर अब हम देखें कि
पॉलिसी बाजार एंड पैसा बाजार ने पिछले कुछ सालों में कैसे ग्रोथ किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो लास्ट 8 ईयर्स में 45 टाइम्स ग्रो कर चुके हैं। तो FY14 में जो 151 करोड़ के प्रीमियम ये जनरेट किया करते थे, कलेक्ट किया करते थे, वहीं अगर आप FY22 में देखें तो वो 6,800 करोड़ तक है। एंड अगर आप पैसा बाजार की बात करें तो FY15 में उन्होंने 143 करोड़ का जो डिस्पोजल किया था, वहीं अगर आप FY22 तक देखें तो वो 6,646 करोड़ तक हो चुका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों कंपनीज हैं ये रैपिडली एंड अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो ये सारी चीजें देख के आपको लग रहा होगा जब सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छा है, तो आखिरकार स्टॉक प्राइस में इतना ज्यादा फॉल क्यों देखने को मिल रहा है, एंड वो भी कंटिन्यूअसली। तो उसके जो रीजंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले मैं आप सभी के साथ इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको शेयर करना चाहूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जो एज ऑफ सितंबर 2022 शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो 0% है। तो ये जो कंपनी है ये ऐसी कंपनी है जो प्रोफेशनली रन होती है, तो यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं होती एंड इसे प्रोफेशनल्स रन करते हैं। अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है उनके यहाँ पे स्टेक्स होते हैं एंड वो इसे रन करते हैं। हमें मार्केट में ऐसी प्रोफेशनली जो रन कंपनीज है वो और भी दिखती हैं, जैसे कि अगर आप ITC को देखें तो वो भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 0% दिखेगी। एंड अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स का स्टेक वो 4.68% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अगर आप स्टेक देखें तो वो 5.29% एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 17.91% एंड रिटेल एंड अदर्स का 72.12%। तो अगर आप इनका इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है म्यूचुअल फंड्स का वो एज ऑफ सितंबर क्वार्टर में 4.68% है, वहीं जून के क्वार्टर में ये 2.52% था। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। एंड अगर आप अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का देखें तो जून के क्वार्टर में उनके पास 5.56% का स्टेक था एंड सितंबर के क्वार्टर में वो डिक्रीज होकर 5.29% पे हुआ है। अगर आप अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का स्टेक देखें, जून में उनके पास 19.73% का स्टेक था, वहीं अगर आप सितंबर में देखें तो 17.91% का स्टेक है। अगर अब आप रिटेल एंड अदर्स का स्टेक देखें यहाँ पे, तो जून में जो रिटेल एंड अदर्स का स्टेक था वो 72.19% था एंड सितंबर में वो 72.12% है। एंड इंडिविजुअली जो यहाँ पे रिटेल्स हैं उनका जून में 2.6% का स्टेक था, वहीं सितंबर में वो 2.9% तक इंक्रीज हुआ है। एंड जो बाकी 70% जो स्टेक है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास। तो एक ये वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। एंड अब अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को देखें जरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। दिसंबर 2020 में जो इनके सेल्स थे वो 212 करोड़ थे एंड सितंबर 2022 में ये 573 करोड़ के इन्होंने सेल्स किए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो वो दिसंबर 2020 में -22 करोड़ का था एंड सितंबर 2022 में ये -226 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका। एंड अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखें तो वो दिसंबर 2020 में -10% था एंड सितंबर 2022 में -39% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, बट अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो कंटिन्यूसली हमें नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इनके नेगेटिव हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2020 में वो -20 करोड़ थे एंड सितंबर 2022 में वो -187 करोड़ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट भी है इनका वो नेगेटिव है एंड कंटिन्यूसली नेगेटिव ही रहा है। एंड अगर आप अब ईयर ऑन ईयर जो इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो देखें तो 2015 में जो इनकी सेल्स थी वो 78 करोड़ की थी एंड करेंटली मार्च 2022 तक जो इनकी सेल्स है वो 1425 करोड़ की है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2015 में -72 करोड़ एंड मार्च 2022 में 901 करोड़। ऑपरेटिंग अगर आप प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखें तो 2015 के अराउंड -92% एंड मार्च 2022 तक -63%। तो यहाँ पे भी हमें सेम देखने को मिल रहा है कि कंपनी सेल्स में तो इंक्रीज दिखा रही है, लेकिन जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो 2015 में -64 करोड़ एंड मार्च 2022 में -833 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी इनका नेगेटिव में है, कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बनी है।
तो अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को देखें तो 2015 हो, 16, 18, 19, 20 में इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो नेगेटिव रहा है एंड 21 में इन्होंने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया था, बट मार्च 2022 में वापस जो इनका कैश फ्लो है वो नेगेटिव में। अगर आप नेट कैश फ्लो भी देखें तो भी हमें एक कांस्टेंट अप मूव या कांस्टेंट डाउन मूव नहीं दिख रहा, एक जिगजैग पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक ईयर जो है वो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो एक ईयर नेगेटिव है। तो अगर अब हम बात करें पीबी फिनटेक का जो स्टॉक प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई था जब ये लिस्ट हुआ था वो 1470 का था एंड लो 356 का बनाया है इसने, एंड जो इनके रिटर्न्स हैं आप देखें तो 62% अराउंड नेगेटिव रिटर्न्स इस स्टॉक ने जनरेट किए हैं। तो उसके रीजंस क्या हैं? तो जो सबसे पहला रीजन है कि क्यों हमें स्टॉक प्राइस में इतना फॉल देखने को मिला है, वो पहला ये है कि जब ये मार्केट में आए भी थे तो ये एक हायर वैल्यूएशन के साथ आए थे एंड उसकी वजह से हमें एक स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिला। दूसरा रीजन, जैसे कि पिछले कुछ टाइम में हमें देखने को मिल रहा है जो रिसेशन की बातें हो रही हैं एंड जितनी भी टेक कंपनीज है जो रिसेंटली लिस्टेड हुई हैं उन सभी में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है बिकॉज वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे, तो मार्केट उनको उतना वैल्यूएशंस प्रोवाइड नहीं करना चाहता एंड साथ ही में जो ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा था पहले से, वो भी एग्जिट ले रहे हैं। तो वो भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट के लिए एंड जो ट्रेंड भी है मार्केट का करंट स्टार्टअप कंपनीज के लिए वो भी बहुत नेगेटिव है एंड उसका बहुत इफेक्ट इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा रीजन, जो पर्टिकुलरली इंश्योरेंस बिजनेस है तो उसमें रिसेंट जो IRDA है, इंश्योरेंस कंट्रोलर है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक कैपिंग होनी चाहिए जब जितना भी मार्जिन एक एजेंट को मिलता है जब वो पॉलिसी सेल करता है उसके ऊपर। एंड जो दूसरा एक बड़ा रीजन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि वो एक ऐसा वेब एग्रीगेटर लेके आए जहाँ पे सारे जो इंश्योरर्स है वो अपने पॉलिसीज को लिस्ट करें एंड वहां से लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज बाई कर सकें। तो वो एक डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा पॉलिसी बाजार के लिए एंड ये मेजर रीजन है कि क्यों हमें इस स्टॉक में इतना फॉल देखने को मिल रहा है। एंड अगर अब आप देखें जो इनके लास्ट 1 वीक का जो प्राइस चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 वीक में एक हमें बाउंस बैक देखने को मिला है पीबी फिनटेक के स्टॉक में एंड लास्ट 1 वीक में स्टॉक ने अराउंड 13% का रिटर्न दिया है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? क्या इस स्टॉक में बॉटम आउट हो चुका है एंड क्या यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं आप? तो जो रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक अप मूव कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो IRDA है उन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि एजेंट को आप कितना मार्जिन देते हैं उसके ऊपर एक कैपिंग होनी चाहिए, तो उस कैपिंग पे एक रिलैक्सेशन आई है एंड उसकी वजह से यहाँ पे लो लेवल्स पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं उससे पहले कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स इस कंपनी के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको एक और अच्छा आइडिया मिले इस कंपनी के बारे में। तो जो इनके पॉजिटिव्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो जब से कोविड आया है तब से इंश्योरेंस के ऊपर जो लोगों का अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लोगों को पता चल रहा है कि कौन से इंश्योरेंस बाई करने चाहिए, क्या चीज़ें है इंश्योरेंस में, क्या हमारे लिए वो हेल्पफुल है कि नहीं, एंड वहां पे जो पॉलिसी बाजार का बिजनेस है उसमें हमें बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा जो इनके लिए पॉजिटिव है वो ये है कि जो इंश्योरेंस मार्केट है इंडिया में कम्प्लीटली वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है एंड आने वाले टाइम में जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो खुद बहुत ग्रो कर सकता है। इंश्योरेंस की अवेयरनेस जैसे ग्रेजुअली ग्रो होती रहेगी तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी ग्रो करेगा एंड अगर इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा तो यहाँ पे इनको भी फायदा होगा। अगर अब बात करें नेगेटिव्स की जो इस कंपनी के लिए, तो जो पहला नेगेटिव है वो इनके फाइनेंशियल्स पे है। कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है एंड करंट जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट का जहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है उन सभी कंपनीज पे ये इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है एंड वहाँ पे कंटिन्यूस जो स्टॉक प्राइस है उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। जो दूसरा मेजर नेगेटिव है इस कंपनी के रिगार्डिंग वो जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बात कर रही है एक वेब एग्रीगेटर लाने के लिए, तो जैसे ही वो लॉन्च होगा जरूर इनका जो बिजनेस है उसमें इनको इफेक्ट देखने को मिलेगा, इनका मार्केट शेयर डिक्रीज होगा एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल होगा अगर वहाँ पे मार्जिन कम रहेंगे एंड वहाँ पे प्रीमियम्स अगर लोगों को कम सेम इंश्योरेंस पे मिलेंगे तो डेफिनेटली लोग वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको एक अच्छा आइडिया आया होगा इस पूरे बिजनेस के रिगार्डिंग इनके पॉजिटिव नेगेटिव्स। तो अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ इस कंपनी के बारे में तो एज ए इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो उसके रिगार्डिंग में बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे पता है आने वाले टाइम में इस सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन क्या इस कंपनी में आपको जो
पिछले रिसेंट टाइम्स में एक हफ्ते में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है उसको देख के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो नहीं, बिकॉज आपको किसी भी स्टॉक में जब ऐसे बाउंस बैक होते हैं वहां पे आपको वेट करना चाहिए, आपको रीजन समझने चाहिए कि क्यों हो रहा है। एंड इनके लिए जो मेन प्रॉब्लम्स है वो भी अभी सॉर्ट नहीं हुई है, जैसे कि जो कंपटीशन वाला पार्ट हो गया वो, या इनके जो फाइनेंशियल्स हैं। जब यहाँ पे हमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एंड जब वापस स्टॉक प्राइस स्टेबल होगा और फाइनेंशियली एंड साथ में जो इनका बिजनेस है वहां पे हमें दोनों में कांस्टेंट कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तब यहाँ पे एक डिसीजन लेना प्रॉपर रहेगा। बिकॉज ऐसे टाइम में जहाँ मार्केट के कंडीशंस भी वॉलेटाइल हैं टेक स्टार्टअप्स को लेके, तो वहाँ पे ऐसी कंपनीज आपको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रख के वेट करना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में या इस पर्टिकुलर कंपनी पे इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है ये बिजनेस आगे जाके ग्रो होगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको मार्केट के कंडीशन को एंड स्टॉक के कंडीशन को समझ के करनी चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन था इस स्टॉक के रिगार्डिंग। आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।